हाँ तो छात्रों, इससे पहले हमने आपको जो है वृक्क की संरचना के बारे में बताया था। दो वृक्क होते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होता है। इसके अलावा त्वचा भी है, यकृत भी है, मलाशय भी है, त्वचा भी है, लेकिन मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। बता चुके हैं आपको। प्रत्येक वृक्क जो है असंख्य जो है छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना होता है और ये 8 से 12 लाख तक सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो कुंडलित होती हैं। इन्हीं को वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स कहते हैं। अक्सर इसकी संरचना आती है और क्रियाविधि भी हम आपको बताएंगे। तो वृक्क 8 से 10 लाख सूक्ष्म कुंडलित रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। यही जो है मूत्र उत्सर्जन क्रियाविधि की इकाई संरचना भी है। अब एक वृक्क नलिका का हम अध्ययन करते हैं। तो वृक्क नलिका का जो अंग सिरा होता है प्रारंभिक, ये यू आकार का होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के अंदर रक्त केशिकाओं का जाल बिछा रहता है, यानी इसमें महीन महीन रक्त केशिकाएं गुच्छे के रूप में होती हैं, इसलिए इसको केशिका गुच्छ कहा जाता है। दोनों को मिलाकर बोमेन संपुट और केशिका गुच्छ को मिलाकर मालपीघियन भी कहा जाता है संयुक्त रूप से। केशिका गुच्छ में रक्त लाने वाली अभिवाही धमनिका ये कुछ चौड़ी होती है और रक्त ले जाने वाली अपवाही धमनिका कुछ संक्रीय या पतली होती है। बोमेन संपुट के पीछे का भाग ये जो है ग्रीवा कहलाता है। इसमें सूक्ष्म रोम जैसी रचनाएं होती हैं जो आगे के तरल को पीछे की ओर प्रवाहित कराती है। केशिका गुच्छ, उसके अंदर रक्त केशिकाओं का जाल है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। इसके पीछे जो है ग्रीवा, फिर नलिका का अगला हिस्सा जो है कुंडलित हो जाता है। ये नलिका का हिस्सा वगैरह कर दे रहे, इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका या भाग कहते हैं, समीपस्थ करीब वाला। इसके बाद आगे चलकर नलिका जो है एक चाप की तरह से घूम जाती है, जिसको हेनले चाप या हेनले का चाप कहा जाता है। आगे चलकर यही नलिका फिर कुंडलित हो जाती है। वृक्क नलिका का ये कुंडलित दूर वाला भाग कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये दूरस्थ नलिका जाकर के संग्राहक नलिका या संग्राहक में खुलती है और ये जाकर के मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। तमाम ये मूत्र वाहिनी में आकर के संग्राहक नलिका में आकर के जितने वृक्क नलिकाएं हैं यहीं आकर मिलती हैं। तो ये केशिका गुच्छ है, यहीं पर जो है मूत्र की जो है छनाई होती है बोमेन संपुट के अंदर। तो संरचना अगर पूछा जाए तो आप इतना इसके बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रियाविधि की। रक्त में उपस्थित यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ एक्स्ट्रा खनिज लवण, जल वगैरह ये अतिरिक्त पदार्थ अभिवाही धमनिका के साथ केशिका गुच्छ में पहुंचते हैं। रक्त लाने वाली अभिवाही धमनिका चौड़ी है, अपवाही धमनिका पतली है, तो यहाँ पर क्या रक्त दाब बन जाता है। इस रक्त दाब की वजह से रक्त में उपस्थित यूरिया, यूरिक अम्ल, जल और जितने भी खनिज लवण हैं ये जो है आ जाते हैं छलकर बोमेन संपुट में। इसके साथ जल भी होता है, कभी कभी कुछ शर्करा और प्रोटीन भी आते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रोटीन, फास्फेट, शर्करा को कुल आना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ छन जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सूक्ष्म निस्यंदन। आगे चल करके यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, जल और जो कुछ मात्रा में लवण या फास्फेट या आपका प्रोटीन था, ये आगे चलने के बाद कुंडलित रचना में फिर जाकर एक जाल बन जाता है। अपवाही धमनिका यहाँ फिर एक जाल बना लेती है। अब यहाँ क्या होगा, जो खून में अतिरिक्त रह गए हैं कुछ उत्सर्जी पदार्थ वो चले आएंगे वृक्क नलिका में, और वृक्क नलिका में जो उपयोगी चीज चले गए थे, जैसे आपको हमने बताया कि शर्करा है, कुछ प्रोटीन है, कुछ ज्यादा जल अगर छनकर आ गया हो तो ये वापस लौट जाते हैं खून में, इसीलिए इसको वर्णात्मक निस्यंदन कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्णात्मक चुन चुन करके खून में
उत्सर्जी पदार्थ जो है वो चले आएंगे वृक्क नलिका में, और वृक्क नलिका में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो तो रहेंगे, लेकिन उपयोगी पदार्थ वापस खून में चले जाते हैं। आगे चलकर यही यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, जल मिलकर के मूत्र कहलाता है। इसी को कहते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया विधि। ये आ जाएगी संग्रह नलिया में, संग्रह नलिका से चला जाएगा मूत्र वाहिनी में। इस तरह से दो स्टेप आप जान लीजिए। वृक्क नलिका की संरचना पूछा गया अलग चीज है, मूत्र का निर्माण ये एक अलग चीज है। ये फिगर जरूर बना लीजिएगा।